हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल के द्वारा आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी लगातार करवा रहा हूं, चाहे डीएलएड सिलेबस हो या फिर जीएस सिलेबस हो। इन दोनों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो अपने चैनल के द्वारा आपके बीच में लगातार लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, डीएलएड सिलेबस के सभी क्लासेस देने के बाद मैं इसका प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लगातार लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत 5 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए अपने चैनल के द्वारा। आज इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जामिनेशन को लेकर के भी ये बहुत ही एसेंशियल है। चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और साथ ही साथ आप इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपना आकलन भी लगा सकते हैं कि आप ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके बीच में रख रहा हूँ इसमें आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेड टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत डीएलएड सिलेबस का मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बताने जा रहा हूं। इसके 5 प्रैक्टिस सेट, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके बीच में रखे हैं और अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, जहां से आप जा करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है प्रक्षेपणी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या समाज मिति विधि। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपणी विधियां हैं? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये इसका सही जवाब हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, जुंग, मन, अल्पोर्ट। अब क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, जुंग। देखिए, जुंग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के अनुसार 4 पहलू हैं: संवेदना, भावना, सोच और अंतर्ज्ञान। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये कितने पहलू हैं जुंग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के अनुसार, तो 4 पहलू हैं। आप इनका नाम याद रखें और उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्ति अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो देखिए, आप कहता है कौन असत्य है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। कौन सत्य नहीं है? तो डी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? फ्रायड ने, पावलोव ने, गिलफोर्ड ने या थॉर्नडाइक ने? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रायड। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आपका जवाब होगा फ्रायड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उस पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है? अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, रचनात्मक आकलन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, रचनात्मक आकलन। तो इसका जवाब आपने देखा क्या है क्वेश्चन, कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है? तो रचनात्मक आकलन। बाकी सभी है, अनुसूची भी है,
प्रश्नावली भी है और साक्षात्कार भी है, लेकिन ये रचनात्मक आकलन व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। 7 है कि निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जिस तरह से बात करता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व की अवधारणा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। तो एक व्यक्ति जिस तरह से बात करता है शामिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है इसे भी शामिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिस तरह से निर्णय लेता है इसे भी शामिल किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिस तरह से चलता है ये इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं, इसका विवरण है आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा या आत्म प्रकटीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म अवधारणा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर ई भी है इसमें, इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन है कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। खेल जरूरी है और इसे स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रतिरूपण बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका है। एक अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। अब देखिए क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। किसके अनुसार? एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार। आपको सभी लग रहा होगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब आ जाते हैं एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो क्या है। देखिए यह सिद्धांत 8 चरणों के माध्यम से व्यक्तियों के वृद्धि और विकास पर विचार करता है। एरिक्सन द्वारा सामने रखे ये 8 चरण विकास के चरण हैं जो एक दूसरे पर निर्भर है। विकास के वर्तमान चरण, विकास के पहले चरण में क्या हुआ था और वर्तमान चरण में क्या चल रहा है, इससे प्रभावित होता है। यानी एक दूसरे से सभी इंटर कनेक्टेड है। इस सिद्धांत में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति स्वयं को समझने के तरीके और साधन कैसे सीखते हैं और वे पर्यावरण में दूसरों को कैसे समझते हैं और व्यक्ति के लिए उनका क्या अर्थ है, ये सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कि एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है बालक में कर्तव्य परायणता का भाव जागृत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, विश्वास बनाम अविश्वास बनाम है ये, स्वायत्तता बनाम शर्म, भूमिका बनाम भूमिका संशय, आत्मीय बनाम स्थिरता। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमिका बनाम भूमिका संशय। अब है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने चरण होते हैं, 8, 4, 12 या 7। दोस्तों इसका बिल्कुल आपने सही आंसर लगाया होगा। इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा 8, यानी मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्लास 7-8 के विद्यार्थी निम्न में से किस संकट का सामना करते हैं? अलगाव संकट, पहचान संकट, निराशा संकट या स्थिरता संकट। तो 7-8 का जो विद्यार्थी होता है वो इसमें से पहचान संकट जो है इसका सामना करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी इसका सही जवाब हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है कि 6 से 10 वर्ष के बालक किस में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं? शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, काम, सेक्स में, धर्म रिलीजन में, विद्यालय स्कूल। तो इसका जो सही जवाब होगा 6 से 10 वर्ष का जो बालक होता है वो विद्यालय में रुचि लेना आरंभ कर देता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14 कि मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में कई परिवर्तनों से गुजरकर व्यक्ति में एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, स्वायत्तता बनाम शर्म, परिश्रम बनाम हीनता या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्वास बनाम
अविश्वास। ये मनोसामाजिक विकास की यह अवस्था है जिसमें कई परिवर्तनों से गुजरकर व्यक्ति में एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखते हैं। देखिए, यह किनका कथन है कि समस्या कोई संकट नहीं होता बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्यता को बढ़ाने वाला कारक महत्वपूर्ण होता है। स्किनर, वाइगोत्स्की, एरिक्सन या फ्रायड? दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन। अब है क्वेश्चन नंबर 16 कि एरिक्सन ने किस पुस्तक में और कब मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताएं? बाल्यकाल और समाज 1963 में, बाल्यकाल और समुदाय 1965, किशोरावस्था और समुदाय 1962, किशोरावस्था और समाज 1960, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर उसको समझ गए होंगे तो सही जवाब आप लगा लिए होंगे और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यकाल और समाज, यानी कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्न में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्थाएं प्रस्तावित की? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक या जन्म से युवा तक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जन्म से मृत्यु तक की आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की अवस्थाओं को प्रस्तावित किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नांकित में से एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर अधिक जोर देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, लिंगीय एवं प्रसुप्ति स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्वेश्चन क्या है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस अवस्था में माता पिता को सलाह दी जाती है कि वह प्रोटेक्टिव रहें पर ओवर प्रोटेक्टिव नहीं? पहल बनाम अपराध बोध, स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे आपको ध्यान से याद रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एरिक एरिक्सन ने प्रस्तावित किया कि विकास के प्रत्येक चरण में एक संकट शामिल है। मानव विकास है, ध्यान दीजिए, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कुछ हद तक मापने योग्य नहीं। अब एरिक एरिक्सन ने प्रस्तावित किया है कि विकास के प्रत्येक चरण में एक संकट शामिल है। तो संकट क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव जो संकट है, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ये इसका सही जवाब हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं और 21 बॉल्बी के सिद्धांत से है। तो बॉल्बी एक खाली जगह मनोचिकित्सक और शोधकर्ता थे, फ्रेंच, अंग्रेजी, अमेरिकन, कैनेडियन। तो पहले ये जानना जरूरी है सिद्धांत के पहले कि वो थे कहाँ के। तो इसका जो सही जवाब है कि अंग्रेज थे वो, ये अंग्रेजों लिखा हुआ है, इसे आप अंग्रेज कहेंगे। बॉल्बी एक अंग्रेज मनोचिकित्सक और शोधकर्ता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हुआ। अब है कि बॉल्बी को किस सिद्धांत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? सामाजिक शिक्षक सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, संलग्नता सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, संलग्नता सिद्धांत। यानी बॉल्बी को किस सिद्धांत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो संलग्नता सिद्धांत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बचपन के किन वर्षों में बच्चे लगाव के संबंध में सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं? सबसे अधिक सुरक्षित किन वर्षों में? 0 से 2 महीने, 0 से 10 महीने, 0 से 5 वर्ष या 5 से 10 साल, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 से 5 वर्ष तक बालक जो होते हैं वो लगाव के संबंध में सबसे अधिक असुरक्षित रहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 24, हार्लो के अध्ययन में भाग लेने वाले कौन थे? मानव बच्चा, शिशु बंदर, कुत्ते का बच्चा या गाय?
या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु बंदर। यानी हॉर्लो के अध्ययन में भाग लेने वाले कौन थे? शिशु बंदर थे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि बालक भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है, यह निम्न में से किसकी विशेषता है? ध्यान दीजिए, भौतिक से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना बनाता है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक विकास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। 26 है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अहम केंद्रित होता है। 6 से 7 वर्ष का बालक जो होता है दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? तो स्कूल में सफलता के पैमाने के विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि तक न सीमित रख करके जब आपको व्यापक करना है तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन अब देख लीजिए ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है। अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, उसके बाद है कि सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्चे कमज़ोर हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? एंझा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसी और ने नहीं बल्कि स्किनर ने कहा है। मैं अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, और ये क्वेश्चन मैंने कम से कम इतने क्लासेस के बाद कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर आपके बीच में रखा है। इसलिए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जॉन बॉल्बी के अनुसार बाल विकास के किस पहलू का विकास हुआ है? शिशु और देखभाल करने वाले के बीच में भावनात्मक बंधन, स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की क्षमता, देखभाल करने वालों से अलगाव, माँ बनने की इच्छा या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन बॉल्बी के अनुसार बाल विकास के जिस पहलू का विकास हुआ है वह है शिशु और देखभाल करने वाले के बीच भावनात्मक बंधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्किनर के लिए विकास का परिणाम है एक सतत आकार देने की प्रक्रिया, परिपक्वता, पुनर्पूंजीकरण, व्यवहार का अचानक गुणात्मक पुनर्गठन। तो स्किनर के लिए विकास का परिणाम है एक सतत आकार देने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि अटैचमेंट थ्योरी जो है किसके और मैरी एंसवर्थ का संयुक्त कार्य है? अब इस खाली जगह पर ये किस शिक्षा शास्त्री का इसमें नाम आएगा? B.F. स्किनर, जे पियाजे, जॉन बॉल्बी या वाइगोत्स्की? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन बॉल्बी। यानी अटैचमेंट थ्योरी जो है वो जॉन बॉल्बी और मैरी एंसवर्थ की संयुक्त कार्य है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 है कि जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। ध्यान दीजिए, जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य जो चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित जो समतुल्यन है उसको क्या कहा है? अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण, अंतःप्रज्ञा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की वस्तु स्थापित्व वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। संवेदी गामक अवस्था,
प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त प्रयोगों का काल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। संकेत व चिन्ह पर बल, अहम केंद्रिता, अंतर्दर्शी अवधि, निगमनात्मक तार्किक बुद्धि। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी ये तीनों जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी निगमनात्मक तार्किक बुद्धि जो है वो पूर्व संक्रियात्मक यानी किसका? पियाजे का जो दिया हुआ सिद्धांत है उसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन। नंबर 36 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल या इंद्रिय गति काल। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रिय गति काल। क्वेश्चन नंबर 37, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जाने जाते हैं, इस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। ये उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का, वस्तु के प्रदर्शन का। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, सम्मिलन। क्योंकि वो सम्मिलन हो गया क्या चीज़ का? चिड़िया और पतंग का। चिड़िया और पतंग का सम्मिलन हो गया, इसलिए ये उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होता: विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण या क्रमबद्धता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, मानसिक द्वंद्व। यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानसिक द्वंद्व योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए, संज्ञानात्मक विकास पर साहित्यिक समीक्षा करके, ऑप्शन बी है, कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, सी अपने बच्चों को देखकर, ऑप्शन डी प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। अब क्या है क्वेश्चन कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए जो आंकड़े एकत्र किए वो कहाँ से किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने बच्चों को देखकर। अब है क्वेश्चन नंबर 41 है कि जिन पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? संक्रियात्मक चिंतन, संतुलन, समायोजन या अनुकूलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकूलन। यानी पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जो जानकारी जब शामिल किया जाता है तो क्या होता है? अनुकूलन होता है। अब है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए ऑप्शन ए है कि लॉरेंस कोहल वर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। कोहल वर्ग ने पूर्व परंपरागत सत्र को 6 से 11 वर्ष के बीच में माना है।
या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत सत्र को 6 से 11 के बीच नहीं माना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी कथन जो है वो असत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 43 कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? देखिए, ऑप्शन ए है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन सी है व्यवहार को स्पष्ट नियम बताकर, या नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। किसके अनुसार? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक पदार्थवाद, नैतिक तर्कना, सहयोग की नैतिकता या दुविधा नैतिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, नैतिक तर्कना। अब है क्वेश्चन नंबर 46, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूमि मूलक आधार सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किक विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना होती है तो इसी मामले में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा है ऑप्शन बी, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। सी, दिव्य चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन डी है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की संभव ये श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का जो लक्षण है वो यही है कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों का सार्वभौम श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 क्या है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्निहित संभावित दंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका जवाब आपने सही समझ लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नंबर 50 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतर व्यक्तित्व संबंध, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। यानी कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इन्हीं चरणों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो दोस्तों यह था प्रधान शिक्षक से संबंधित डीएलएड सिलेबस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले भी 5 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर उन सभी प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं।
दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।